Welcome बच्चों. Today we will study some application of Hamilton's principle. We have derived Lagrange's equation and Hamilton's equation using D'Alembert's principle, that is differential method. Now we will derive these equations, that is Lagrange's equation and Hamilton's equation, using Hamilton's principle. And according to Hamilton's principle, I equal to integral t1 to t2 L dt is extremum. Extremum means stationary, that is maxima or minima. Therefore, variation in I will be 0. So we will use this principle to derive Lagrange's equation and Hamilton's equation. First of all, we will derive Lagrange's equation using Hamilton's principle. According to Hamilton's principle, I equal to t1 to t2 L dt is extremum, that is this is 0. Say equation number 1, where L is Lagrangian, and this is defined as T minus V, that is difference in kinetic energy and potential energy, where T is kinetic energy and V is potential energy of the system. Now for conservative system, T is the function of Q, Qk and Qk dot, that is generalized coordinate and generalized velocity, and potential energy V is the function of Qk only. So therefore, L is the function of Qk dot and T. So now if we put this value in equation number 1, we get delta of t1 to t2 L dt. L means T is the function of Qk dot minus V with the function of Qk, and dt equal to 0. तो दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन. अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका डेल्टा निकालेंगे. कैसे निकाला जाए डेल्टा? हम लोगों ने कहा था कि चाहे पहले इंटीग्रेट करिए तब वेरिएशन डेल्टा निकालिए, या पहले डेल्टा निकालिए बाद में इंटीग्रेट करिए. तो हम लोग पहले इसको डेल्टा इसका निकाल लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू t1 टू t2 डेल्टा ऑफ T Qk dot minus V Qk dt, दिस इज इक्वल टू 0. तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले डेल्टा ऑपरेट करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे. ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं. डेल्टा एंड डी बाई डी टी एंड डेल्टा एंड इंटीग्रल आर कम्यूटेटिव, मतलब कोई एक पहले ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा ऑपरेट कर सकते हैं. तो अब हम लोग अगर डेल्टा इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा ये? तो हम लोग को इसका डेल्टा अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2. अब डेल्टा इसका निकालना है तो समेशन ओवर k डिवाइड t बाई डिवाइड qk एंड डेल्टा qk प्लस समेशन ओवर k डिवाइड t अपॉन डिवाइड qk डॉट डेल्टा qk डॉट. ये तो हो गया हमारा, इसका डेल्टा हो गया, एंड v इज द फंक्शन ऑफ qk. देयरफॉर दिस इज माइनस डिवाइड समेशन ओवर k डिवाइड v बाई डिवाइड qk
and delta qk and whole integral with respect to dt equal to 0. नाउ हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम लोग अभी लिखे थे कि हमारा ये डेल्टा एंड डी बाई डी टी आर कम्यूटेटिव, दैट इज सिंस देखिए यहाँ पर डी के है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा क्यू के है, यहाँ पर क्या है डेल्टा क्यू के डॉट, तो डेल्टा क्यू के डॉट इसको हम लोग डेल्टा क्यू के में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंस डेल्टा एंड डी बाई डी टी आर कम्यूटेटिव मीन्स पहले डी यूज करिए, चाहे डी बाई डी टी डेल्टा यूज करिए, चाहे डी बाई डी टी करिए, या पहले डी बाई डी टी करिए फिर वो करिए डेल्टा करिए। हमारे पास है क्या यहाँ पर लिखा हुआ डेल्टा क्यू के डॉट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के डॉट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ क्यू के। तो हमारे पास दो ऑपरेटर है डेल्टा और डी बाई डी टी, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। वी विल राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के। ये चीज़ हम लोग यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा क्यू के डॉट जहाँ पर है उसको रिप्लेस कर देंगे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के। तो रिप्लेस कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल T1 T2 ये सब कुछ वैसे रहेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बदल जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेबा टी बाई डेबा क्यू के डॉट और डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, ये हो जाएगा। बाकी वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सब तो इंटीग्रल अभी कुछ इसका तो इंटीग्रल करना नहीं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है हमारा, मान लीजिए दिस इज से फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम लोग इसको देख ले तो क्या लिखा हुआ है, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम लोग इसको लिखते चल रहे हैं एक साथ में। तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे रहेगा, दिस इज इक्वल टू T1 टू T2 समेसन ओवर के डेबा बाई डेबा टी डेबा टी बाई डेबा क्यू के डेल्टा क्यू के। अब अगर हम लोग पूरा एक साथ ले रहे हैं तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। माइनस समेसन ओवर के डेबर वी बाई डेबर क्यू के डेल्टा क्यू के, ये तो एक तरह के टर्म हो गए dt, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। तो प्लस कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड का इंटीग्रल। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, समेसन लगा देते हैं, समेसन के फर्स्ट टर्म डेबर टी बाई डेबर क्यू के डॉट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना, dt के रिस्पेक्ट में है क्या मेरे पास, d बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के। जैसे हमारे पास हो dx बाई dt और फिर हमको dt करना हो तो जो आ जाएगा हमारा x आ जाएगा, ये d बाई डी टी ऑफ x हो, और फिर उसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू dt तो x आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि d बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के और dt के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा क्यू के, और फिर इसकी हम लोग लिमिट ले लेंगे फ्रॉम T1 टू T2, और फिर अगला टर्म क्या आएगा, माइनस इंटीग्रल T1 टू T2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, समेसन आपका रहेगा समेसन ओवर के
समेसन वर्क के डी बाई डी टी या फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन डेबर टी बाई डेबर क्यू के डॉट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म डेल्टा क्यू के एंड डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ सी दैट दिस टर्म, अब हमको लिमिट लेना है. लिमिट किसकी लेना है? डेल्टा क्यू के की. कब? T2 पर और T1 पे. तो सिंस इन डेल्टा वेरिएशन end points are fixed, end points are fixed, that is there is no delta variation, there is no variation, there is no virtual displacement at end points, that is delta qk at T1 this is equal to 0, delta qk at T2 this is equal to 0, that is this term becomes 0. और उसके बाद हमारे पास बचा क्या? अगर उसको हम लोग 0 मान लें तो हमारा क्या बचा? सबको इकट्ठा कर ले. दिस इज इक्वल टू डेबर टी बाई डेबर क्यू के डेल्टा क्यू के एंड डेबर बी बाई डेबर क्यू के डेल्टा क्यू के. इसको इकट्ठा कर लें तो T1 टू T2 समेसन ओवर के हम लोग इसको लिख दें डेबर टी माइनस वी बाई डेबर क्यू के एंड डेल्टा क्यू के. और यहाँ पर भी डेल्टा क्यू के है और पूरे का इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में है, तो वो हम लोग एक साथ कर लें. तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, उसको फिर हम इसके अंदर ले आ रहे हैं. माइनस डी बाई डी टी ऑफ समेसन भी है हमारे पास, समेसन ओवर के डी बाई डी टी ऑफ डेबर टी बाई डेबर क्यू के डॉट, डेबर टी बाई डेबर क्यू के डॉट एंड डेल्टा क्यू के पूरे में कॉमन है डी टी दिस इज इक्वल टू 0. ये हम लोग का आ गया. तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. And since qk's are arbitrary, therefore above integral will be 0 for all values of qk if and only if the integrand is 0. If and only if the integrand is 0, that is summation over k डेबर t minus v by डेबर qk minus d by dt of summation over k d by dt of डेबर t by डेबर qk dot and delta qk this is 0. So above integral will be 0 if the integrand is 0. Therefore, and since delta qk are generalized coordinates, generalized variation, since delta qk, that is qk's are independent. Why? Because these are generalized coordinate. Therefore this equation will be true if and only if the coefficient of all qk are 0 separately, that is if डेबर t minus डेबर v by डेबर qk minus d by dt of डेबर t by डेबर qk dot this is 0. तो ये इक्वेशन कितने इक्वेशन मिलेंगे? जितनी k की वैल्यू होंगी, हर k के लिए एक इक्वेशन मिलेगी. तो वो हम लोग जनरल इक्वेशन लिख दिए हैं फॉर k के लिए. और कितने मिलेंगे इक्वेशन? जितने वेरिएबल होंगे, जितने आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएंगे सारे इक्वेशंस. तो अब ये हमारा इक्वेशन आ गया जो हम लोग चाह रहे थे, लैग्रेंज इक्वेशन t माइनस वी इज l. लेकिन यहाँ पर क्या है? तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है? फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डेबर v बाई
डिवाइड क्यू के डॉट, दिस इज 0, क्योंकि v हमारा क्यू के डॉट का फंक्शन नहीं होता है, v केवल क्यू के का फंक्शन होता है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए v इज द फंक्शन ऑफ क्यू के। तो डिवाइड v बाई डिवाइड क्यू के डॉट 0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर t माइनस वी है, तो यहाँ पर भी t माइनस वी हम बनाना चाह रहे हैं जिससे सिमेट्रिकल हो जाए, और t माइनस वी हमको पता है कि l होता है, तो उस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई डिवाइड क्यू के टी माइनस वी ऑफ टी माइनस वी माइनस डी बाई डी टी ऑफ, इसको हम लोग लिख दें डिवाइड बाई डिवाइड क्यू के डॉट और टी माइनस वी। हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक टर्म जोड़ दिया डिवाइड बाई डिवाइड क्यू के डॉट ऑफ वी एंड विच इज 0। तो ये टर्म इसलिए जोड़ दिए कि यहाँ पर t माइनस वी था, यहाँ पर भी t माइनस वी हो गया, दैट इज लैग्रेंजियन हो गया। तो अब इक्वेशन आपका क्या आ गया, डिवाइड बाई डिवाइड क्यू के ऑफ एल माइनस डी बाई डी टी ऑफ डिवाइड एल बाई डिवाइड क्यू के डॉट इक्वल टू 0। और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको पहले लिख लें क्योंकि दूसरी तरफ 0 है, तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ डिवाइड एल बाई डिवाइड क्यू के डॉट माइनस डिवाइड एल बाई डिवाइड क्यू के, दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज लैग्रेंजेज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हम लोगों ने हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज करके लैग्रेंजेज इक्वेशन निकाल दिया फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो इसी तरह ये हम लोग हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज करते हुए हैमिल्टन्स इक्वेशन निकालेंगे। तो उसको देखा जाए कैसे निकालेंगे, तो वो भी ऐसे ही है। तो हम लोग अब निकालेंगे हैमिल्टन्स इक्वेशन यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने जो लैग्रेंजेज इक्वेशन निकाला है, यहाँ पर बहुत आसानी से निकाला है। जो हम लोगों ने डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से निकाला था, वहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत थे। इस मेथड में कैलकुलेशंस कम है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है, आपसे कहता है कि भाई आप डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से करिए या हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से करिए, या तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहते हैं तो मतलब जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है वो कहते हैं। तो अब हैमिल्टन्स प्रिंसिपल यूज करके हैमिल्टन्स इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग का हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या था वो हम लोग अभी लिख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या था हम लोग का, I इक्वल टू T1 to T2 L dt, दिस इज एक्सट्रीमम, that is delta I, that is delta T1 to T2 L dt इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन। और हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या थे, याद होगा शायद आप लोग को। हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या थे हम लोग के, क्यू के डॉट डिवाइड एच बाई डिवाइड पी के एंड पी के डॉट is minus divided h by divided, क्योंकि these are Hamilton's equation। तो अब हैमिल्टन्स इक्वेशन कैसे निकाला जाए, तो अभी तो हमारा इक्वेशन क्या है, डेल्टा एल डी टी। तो पहला काम तो ये करना होगा कि L को हटा के H लाना होगा, H को हटाना होगा और H को लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, तो हम लोग को पता है कि सिंस H इज समेसन के पी के क्यू के डॉट माइनस L, तो हम लोग यहाँ से L को रिप्लेस कर सकते हैं। तो L कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, L विल बी समेसन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस H। तो हम लोग इस L को रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस L से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डेल्टा फ्रॉम टू T1 टू T2, L की जगह रख देंगे समेसन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस H।
और h किसका फंक्शन होता है, h किसका फंक्शन होता है, h इज द फंक्शन ऑफ क्यू के, पी के एंड टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फंक्शन फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि हमको डेल्टा ऑफ h निकालना है, तो फंक्शन किसका किसका है वो पता रहेगा तभी डेल्टा ऑफ h निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ और, ये जो इक्वेशन आया है ये हम लोग अगर इक्वेशन 1 कह दें, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज नोन एज मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इक्वेशन 2 इज नोन एज मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। मॉडिफाई क्या किया गया, L की जगह H के टर्म में वैल्यू रख दी गई, तो ये मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। अब अगर हम लोग आगे चलें इसमें, जैसे पहले कर चुके हैं कि इसको एक्सपेंड करें इस इक्वेशन को, कि हमारा h पता है किसका फंक्शन है, क्यू के, पी के एंड टी का, तो इसका पूरे का डेल्टा निकाल लें। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले डेल्टा को अंदर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा T1 to T2 डेल्टा ऑफ समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एच, एंड एच इज द फंक्शन ऑफ क्यू के, पी के एंड टी एंड डी टी, दिस इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि डेल्टा जो बाहर था उसको अंदर लेके चले गए, क्योंकि डेल्टा एंड इंटीग्रल आर कम्यूटेटिव। तो अब इसका निकाल दीजिए पूरे का डेल्टा, तो क्या आ जाएगा T1 to T2, क्या आएगा पहला टर्म समेशन वर्ग के, पहला आएगा पी के डेल्टा क्यू के डॉट, सेकेंड टर्म क्या आएगा प्लस फर्स्ट टर्म का आएगा, और सेकेंड टर्म तो पहला दूसरा टर्म क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्यू के डॉट डेल्टा पी के। आगे इसको एक्सपेंड करिए, समेशन हमने यहाँ ले लिया है, तो माइनस डिवा एच बाई डिवा क्यू के डेल्टा क्यू के माइनस डिवा एच बाई डिवा पी के डेल्टा पी के एंड माइनस डिवा एच बाई डिवा टी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर तो आपके पास ठीक है डेल्टा क्यू के है, यहाँ पर डेल्टा पी के है, यहाँ पर डेल्टा पी के है, यहाँ पर डेल्टा क्यू के डॉट है। तो फिर हम लोग डेल्टा क्यू के डॉट को रिप्लेस करेंगे और डेल्टा क्यू के ले आएंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पर आया हुआ डेल्टा क्यू के, पी के सब आया हुआ है, तो यहाँ पर भी डेल्टा क्यू के ले आएंगे। और तो एक चीज़ और है कि ये जो डेल्टा टी है, तो सिंस in delta variation there is no variation in time, that is डेल्टा वेरिएशन जब निकालना होता है तो एट ए फिक्स्ड टाइम निकालना होता है, तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम लोग वेरिएशन इन टाइम दैट इज़ डेल्टा टी, ये हमेशा 0 होता है। दो प्रॉपर्टी होती है डेल्टा की कि एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, दैट मीन एंड पॉइंट पर आप डेल्टा वेरिएशन नहीं निकाल सकते, और जब डेल्टा टी निकालेंगे दैट इज एक ही टाइम पर हम वेरिएशन निकालते हैं, इसलिए डेल्टा टी 0 होता है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। और एक चीज़ यूज करेंगे कि इसको हमको रिप्लेस करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है उसको फिर हम वही चीज़ कम्यूटेटिव वाला यूज कर लेंगे कि हमको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज डेल्टा क्यू के डॉट एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी टी ऑफ क्यू के, और इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के। तो सिंस डेल्टा एंड डी बाई डी टी आर कम्यूटेटिव, तो जो ऑपरेटर आप पहले करना चाहें कर सकते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स होता है कि डी बाई, जिससे हम लोग कहते हैं कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, दैट इज ए बी माइनस बी ए इज 0। तो ये हम लोग आगे उसमें करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो वहाँ का होगा। तो ये हम लोगों का आ गया, इस चीज़ को यूज कर ले ऊपर इक्वेशन में, डेल्टा टी को हम लोगों ने 0 कर दिया, और यहाँ पर ये डी टी हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, डेल्टा क्यू पी के यहाँ पर है
और डेल्टा पी के हमारा यहाँ पर है, तो इसको तो इकट्ठा कर लेते हैं एक साथ। जो डेल्टा पी के जिसमें हमारा कॉमन है उसको हम लोग एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो और बाकी टर्म को एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एक टर्म तो आ गया इंटीग्रल T1 to T2, एक टर्म तो ये हो गया समेसन ओवर के। पहले तो हम पी के वाले टर्म लिख लें। पी के वाले में क्या आया, क्यू के डॉट माइनस डिवा एच बाई डिवा पी के एंड डेल्टा पी के। ये तो ये टर्म हो गया, हमने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। फिर इसको लिख देते हैं, ये एज इट इज छोड़ देते हैं उसको, माइनस मान लीजिए समेसन हम लोग यहीं से मान लें, माइनस डिवा एच बाई डिवा क्यू के डेल्टा क्यू के, इतना तो हम अलग कर लिए डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लिए। इसको हम लोग क्या लिख लिए, प्लस T1 to T2, और इसको लिख दिया गया, सॉरी इसको नहीं, ये टर्म दिस इज, इसको क्या लिख दिया गया, समेसन ओवर के पी के एंड डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या किया, ये तीन टर्म तो एक साथ कर लिए, ये इनमें से ये दो टर्म डेल्टा पी के, इनमें आपका दोनों में डेल्टा पी के था फिर कॉमन, तो उसको एक साथ कर लिए, एक तीसरा टर्म ये ले लिए, और इस वाले टर्म को जिसमें डेल्टा क्यू के डॉट है उसको हम लोगों ने अलग कर लिया, और डेल्टा क्यू के डॉट को क्या लिख दिए, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के। अब उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए बाई पार्ट। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले बाई पार्ट, इसको फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकेंड टर्म मान लें, और विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर लें। तो हम लोग पहले इसको देख लें क्या होगा। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस टर्म को केवल, T1 to T2 और समेसन ओवर के पी के डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के एंड डी टी इंटीग्रेट किया जाए, तो से दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो कैसे इंटीग्रेट, फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल टू समेसन ओवर के फर्स्ट टर्म पी के इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू के, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, T1 to T2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, समेसन लगा देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज पी के का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ पी के डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म और होल इंटीग्रल। अब देखिए इसमें ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, पहला वाला ये टर्म तो 0 हो गया। जब लिमिट लेंगे तो सिंस इन डेल्टा वेरिएशन देयर इज नो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स, दैट इज जो हमारा एंड पॉइंट होगा दैट इज क्यू में वेरिएशन एट T1, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है T1 to T2, तो एक एंड पॉइंट T1 है, दूसरा T2, तो एंड पॉइंट्स पर वेरिएशन 0 होता है, डेल्टा क्यू के एट T2 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया, और दूसरा टर्म कितना हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ पी के दैट इज पी के डॉट। तो हमारा ये टर्म हो गया, ये टोटल टर्म अगर हम लोग देखें तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू माइनस समेसन ओवर के इंटीग्रल T1 to T2 पी के डॉट डेल्टा क्यू के एंड डी टी। इसको अब हम लोग ला के अपने इस इक्वेशन में रख दें, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ये लास्ट वाला टर्म, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब ला के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, तो इसमें देखिए लास्ट में डेल्टा क्यू के आ गया, और क्यू के का एक टर्म और है तो इसके साथ ले लें, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग एक साथ कर दें सबको, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका फाइनली, T1 to T2 समेसन ओवर के क्यू के डॉट माइनस डिवा एच बाई डिवा पी के एंड डेल्टा पी के,
ये आ गया। और लास्ट ये टर्म क्या होगा, इसमें देखिए ये भी टर्म आ जाएगा उसी के समेशन के साथ, तो माइनस समेशन हमारा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, पी के डॉट प्लस, क्योंकि इसमें भी माइनस है, तो दिस इज डेबर एच बाई डेबर क्यू के, एंड कॉमन क्या है इसमें, डेल्टा क्यू के डी टी इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया इंटीग्रल, और जो कि पूरा 0 है। और ये किसके टर्म में आ गया, डेल्टा पी के और डेल्टा क्यू के टर्म में। लैग्रेंजीज इक्वेशन जब किया गया था तो डेल्टा क्यू के टर्म में आया था। तो अब सिंस दिस इंटीग्रल इज 0, सिंस पी के क्यू के आर आर्बिट्रेरी, therefore this integral will 0 for all values of pk and qk if and only if the integrand is 0। तो ये पूरा 0 होगा, ये इंटीग्रल हर बार 0 आएगा, हर वैल्यू के लिए qk pk के लिए 0 आएगा, अगर ये पूरा इंटीग्रैंड ही 0 हो तभी आएगा, अदरवाइज किसी विशेष कंडीशन में नहीं भी आ सकता है। तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद फिर यूज करेंगे कि सिंस डेल्टा पी के एंड डेल्टा क्यू के आर इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दीज आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम, तो दीज आर इंडिपेंडेंट। thus the above equation hold good if and only if the coefficient of each delta pk and delta qk are 0 separately। That is, अगर हम लोग इसको kth टर्म के लिए नोट करें तो क्या हो जाएगा, kth टर्म के लिए अगर हम लोग इसको kth टर्म के लिए लिखें तो दिस इज इक्वल टू क्यू के डॉट माइनस डेबर एच बाई डेबर पी के, दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस गिव्स क्यू के डॉट इक्वल टू डेबर एच बाई डेबर पी के। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, पी के डॉट प्लस डेबर एच बाई डेबर क्यू के, दिस इज 0, दैट इज पी के डॉट इक्वल टू माइनस डेबर एच बाई डेबर क्यू के। तो दिस इज हैमिल्टन्स इक्वेशन। तो सो फार वी हैव डिराइव्ड लैग्रेंजेज इक्वेशन एंड हैमिल्टन्स इक्वेशन यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। और इसके बाद हमको कुछ प्रॉब्लम्स करनी थी, उनमें से एक प्रॉब्लम आज कर ले रहे हैं, फिर एक अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो हम लोग को जो 2 प्रॉब्लम भी करनी थी, एक था प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा था चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उसको दोनों मेथड से करना है। तो आज हम प्रॉब्लम नोट कर ले रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with initial speed u at an angle alpha। तो ये आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स वाई प्लेन में मान ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है एट एंगल अल्फ़ा, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल एट एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल एंगल। फिर से नोट करिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल, यूज लैग्रेंजेज इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इसमें एज्यूम्शन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर में बी नेग्लेक्टेड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, क्यू के क्या क्या है यहाँ पर, एक्स एंड वाई। और मान लीजिए किसी टाइम टी पर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, से इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, दैट इज़ हाइट इज़ एक्स वाई एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। कंपोनेंट अगर देखें तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस अल्फ़ा, और ये होगा यू साइन अल्फ़ा। लैग्रेंजीज क्या होगा, लैग्रेंजियन निकालिए एल, तो एल के लिए हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर।
V क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू वाई। वाई क्यों माना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि इसको रेफरेंस लेवल मान लिया है। तो वी हैव कंसीडर रेफरेंस लेवल as we have considered x axis as a reference level, that is this is 0 for potential energy. The at x axis zero potential energy is 0, so this height is y, therefore potential energy will be mg y। तो आपका लैग्रेंजियन आ गया। लैग्रेंजियन क्या आ गया, लैग्रेंजियन इज t माइनस बी, और ये कितना आ गया, हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस mg y। अब हम लोग इससे निकालें, लैग्रेंज इक्वेशन निकाल लें दोनों। एक तो x के लिए आएगा, दूसरा y के लिए आएगा। x के लिए क्या आएगा, x के लिए देखिए तो हमको क्या इक्वेशन है, डी बाई डी टी ऑफ एल बाई एक्स डॉट माइनस एल बाई एक्स इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एल बाई एक्स डॉट, दिस इज एम एक्स डॉट, एंड दिस इज 0 एंड 0, क्योंकि इसमें x नहीं है तो x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इससे क्या आ गया, दिस गिव्स एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू 0, दैट इज x डबल डॉट इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर, दिस इज 1, दिस इज 2। तो x के लिए तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी तरह y के लिए निकाल लिया जाए। y कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, y कंपोनेंट के लिए यहाँ y डॉट हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, एम वाई डॉट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एम जी आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे आ गया एम वाई डबल डॉट प्लस एम जी इक्वल टू 0, सिंस एम इज नॉट 0 तो आ जाएगा वाई डबल डॉट प्लस जी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे आ गए फॉर एक्स एंड वाई। अब इनको सॉल्व करके हम लोग को एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, क्या पाथ होगा, वो पता लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए एक्स डबल डॉट इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स डबल डॉट दैट इज हमारे पास एक्स डबल डॉट मीन्स क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज 0। अब इसको इंटीग्रेट करें एक बार तो डी आके आ जाएगा एक्स डॉट दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा से सम कांस्टेंट ए, और फिर एक बार और इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा, दिस इज ए टी प्लस सम कांस्टेंट b। a एंड b आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट पर इनिशियली x इज 0, और दूसरा क्या है x डॉट कितना है t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर कितना x कंपोनेंट u cos अल्फ़ा एट t इक्वल टू 0। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को यूज कर ले यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, तो x इज 0 एट t इक्वल टू 0, दैट इज b इज 0। इससे आ जाएगा b इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पर x डॉट a है हमारा, तो t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू आ जाएगा x डॉट दैट इज u cos अल्फ़ा। तो हमारा इक्वेशन आ गया, x का इक्वेशन आ गया, x इज b तो 0 हो गया और a हो गया u cos अल्फ़ा, तो दिस इज x इज u cos अल्फ़ा इंटू t से इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा इक्वेशन x के लिए आ गया कि जहाँ पर भी होगा किसी टाइम t पर x की कितनी वैल्यू होगी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। और ये ठीक भी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वो नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कंपोनेंट कहीं भी निकाल सकते हैं। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस के अलोंग है, वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अब y इक्वेशन ले लीजिए, y का इक्वेशन क्या है,
कि y डबल डॉट प्लस जी इक्वल टू 0, दैट इज़ ये क्या लिखा हुआ, दिस इज d2y बाई dt2, दिस इज इक्वल टू माइनस जी। एक बार इंटीग्रेट कर दें इसको तो क्या आ जाएगा, y डॉट दैट इज dy बाई dt कितना आ जाएगा, माइनस जी टी प्लस सम कांस्टेंट से c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, वेयर डी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इक्वेशन 4 को अपना इधर लिख ले रहे हैं। इक्वेशन 4 हमारा है x इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, ये यहाँ पर खाली हो गया। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करें। y के लिए क्या बाउंड्री कंडीशन है कि y इज़ 0 एट t इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है कि y डॉट इक्वल टू हाउ मच, u साइन अल्फ़ा एट t इक्वल टू 0। हमारा y कंपोनेंट यहाँ कितना है, u तो अल्फ़ा एंगल पर है, y एक्सिस के लाइन कितना है, u साइन अल्फ़ा, x एक्सिस के लाइन कितना है, u cos अल्फ़ा। तो t इक्वल टू 0 पर y डॉट ये, तो पहला तो हम लोग यहाँ से रखें y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, अगर इस पर रख दे तो d इक्वल टू 0 आ गया, और y डॉट इक्वल टू यहाँ पर रख दे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y, यहाँ से आ जाएगा c आ जाएगा इससे, y डॉट इक्वल टू u साइन अल्फ़ा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे तो u साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस जी टी, टी इक्वल टू 0 रख दिए, प्लस c, तो c आ गया u साइन अल्फ़ा एंड d इज 0। तो देयरफॉर y कितना हो गया, y हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस c मीन्स u साइन अल्फ़ा इंटू टी। तो ये y आ गया, से क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 आ गया। अब दोनों को लिंक कर दिया जाए, दैट इज़ दोनों से हम लोग अगर एक्स वाई में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का ट्रेजेक्ट्री है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे। तो t को रिप्लेस कर दीजिए इस दोनों इक्वेशन से। यहाँ से t कितना आ जाएगा, इक्वेशन 4 से t आ जाएगा x अपान यू कॉस अल्फ़ा, सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो y कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी इज x अपान यू कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस u साइन अल्फ़ा इंटू टी, तो प्लस u साइन अल्फ़ा इंटू टी इज x अपान u कॉस अल्फ़ा, u कैंसिल हो गया, तो दिस इज, इसको लिख दें x tan अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो दिस इज पैराबोलिक पाथ, this is relation between x and y and path is parabolic, that is projectile motion, the path will be in projectile motion, path will be parabolic। तो आज बस इतना ही करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है प्रॉब्लम, उसको हम लोग करेंगे और आप लोग करते रहिए, फिर आगे कल दूसरा लेक्चर हम लोग हो सकता करेंगे और ये यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी। आज बस इतना करते हैं, थैंक यू।